हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने बिहार बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है और बिहार बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के में हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल का इकाई नंबर 4। और आपको पता है हमारी भूगोल की किताब का नाम क्या है? हमारे भूगोल की किताब जो आपके पास में है उसका नाम है हमारी दुनिया। और हमारी दुनिया के इकाई नंबर 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज इकाई नंबर 4 शुरू करने वाले हैं और इकाई नंबर 4 का नाम क्या है? इकाई नंबर 4 का नाम है परिवहन। परिवहन आप समझते हैं, परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन, चाहे वो कोई भी साधन हो सकते हो, कार, जीप, बस या रेलगाड़ी, कुछ भी हो सकते हो। लेकिन परिवहन के संसाधन एक्चुअल में सड़क मार्ग की बात करें तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, ये भी तो आ सकते हैं। तो आइए इनकी चर्चा करते हैं और समझते हैं परिवहन क्या है। तो आज हमारा जो पहला ही टॉपिक है उसका नाम है परिवहन किसे कहते हैं, और इसी में हम लोग आज सड़क परिवहन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिवहन क्या होता है। आखिर ये जो शब्द बनाया गया परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को पहुंचाने वाला संसाधन। मतलब चाहे कोई माल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना हो या कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहता हो, तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो जिस साधन की मदद से जाता है वही कहलाता है परिवहन साधन। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना या लाना क्या कहलाता? परिवहन कहलाता है। जैसे यह सड़क मार्ग के द्वारा हो सकता है, यह रेल मार्ग के द्वारा संभव हो सकता है, या फिर ये हवाई जहाज या हवाई मार्ग के द्वारा भी संभव हो सकता है, या फिर जहाज के माध्यम से जल मार्ग के द्वारा भी संभव हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिसके द्वारा अलग अलग मार्ग से आप अपनी यात्राएं कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच हो सकती है। और आज तो ज़माना इतना तेज हो चुका है, इतना द्रुत हो चुका है कि आप बहुत ही जल्दी से जल्दी कहीं भी जगह पर पहुंच सकते हो। आपको हर जगह आसान मार्ग और साधन मिल सकता है, जैसे रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कार, जीप, बस। ये तो सारे के सारे मैंने आपको सड़क मार्ग वाले संसाधन बताए हैं। टमटम भी एक छोटा सा जीप जैसा ही होता है, जैसे रिक्शा होता है वैसे ही कुछ होता है। ये सभी भूमि पर चलते हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय परिवहन के साधन कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी साधन पानी पर तैरता तो उसे मैं जल परिवहन कहता हूँ। अगर इनमें से कोई भी साधन जो है वो उड़ के जाता तो उसको मैं वायु परिवहन कहता। तो स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये 3 मेन होते हैं। लेकिन स्थल परिवहन को हमने 2 भाग में बांट दिया, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, क्योंकि बहुत बड़ा मेन तो वही है। इसके अलावा ज़्यादा दूसरे परिवहन का इस्तेमाल नहीं करते। आपको भी पता है कि हम जीवन में बहुत कम बार ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग हवाई जहाज़ का सफ़र करें, या बहुत कम बार ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग जल परिवहन का जो है उपयोग करें। ज़्यादातर उपयोग जीवन में हमारे सड़क परिवहन का ही होता है और दूसरे नंबर पर रेल परिवहन का नाम आता है। तो वहीं दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ दूसरे स्थान तक दूरी तय करता है, इसलिए इसे हवाई साधन कहा जाता है। जैसे स्थल पर चलने वाले स्थलीय परिवहन कहलाए। नाव हो गई, स्टीमर हो गया, जहाजें हो गए, पानी में चलकर गंतव्य तक पहुंचती हैं और इन्हें ही जल परिवहन कहते हैं। आपने कभी सोचा है कि भारत में जो भी हम लोग उगाते हैं या जो भी उत्पाद हम लोग बनाते हैं, अगर उन्हें दूसरे देशों में पहुंचाना है या फिर दूसरे देशों से कुछ चीज़ें देश में आयात करना है तो किस चीज़ से आयात करते हैं हम लोग? दोस्तों, पानी के जहाज़ों पर बड़े बड़े जहाज होते हैं, कंटेनर होते हैं, उन कंटेनर में भर के भेजते हैं। तो जल परिवहन बहुत अच्छा साधन है, तो इसे जल परिवहन कहते हैं, जिससे भी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो सारे के सारे मार्ग बहुत ही सही है, वही सटीक है। अब इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। परिवहन का वर्गीकरण क्या होता है? परिवहन को अलग अलग कितने भागों में बांटा गया है? परिवहन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका स्थल परिवहन, दूसरा है आपका जल परिवहन और तीसरा है आपका वायु परिवहन। तो सबसे पहले बात करेंगे अगर स्थल परिवहन की, तो जैसे कि आप जानते हैं वह परिवहन जो या वह साधन जो स्थल पर चलते हैं, उड़ते नहीं और पानी पर नहीं चलते हैं।
जैसे सड़क परिवहन एक स्थल परिवहन, सड़कें पानी पे हवा में नहीं बनती तो सड़क परिवहन हो गया। रेल परिवहन ये भी हवा पानी में नहीं बनती। और पाइपलाइन परिवहन ये तो जमीन के अंदर ही बनती है। तो स्थल परिवहन के अंतर्गत आपके 3 परिवहन के साधन आ गए, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइप परिवहन। तीनों समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं जल परिवहन की। तो जल परिवहन में अगर मैं आपसे बोलूं कि विदेशों तक जहाज हमारे पहुंच रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। लेकिन देश के ही अंदर किसी नदी में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद से जो हल्दिया है जगह पश्चिम बंगाल में, वहाँ तक गंगा नदी पर एक जल परिवहन बनाया गया, आराम से वहाँ पर जहाज जा सकते, छोटे जहाज, बड़े नहीं। तो इसे हम लोग आंतरिक परिवहन कहते हैं क्योंकि देश के अंदर ही परिवहन हो रहा है। अगर किसी जल मार्ग के द्वारा देश के अंदर ही परिवहन हो तो उसको बोलते हैं आंतरिक जल परिवहन। लेकिन अगर जल मार्ग के द्वारा देश के बाहर हम लोग परिवहन करते हैं, जाते हैं या सामान पहुंचाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। तो जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय में भी आता है। वैसे ही वायु परिवहन को भी आप चाहे तो 2 भाग में बांट सकते हैं। वायु परिवहन भी 2 भाग में हो सकते हैं। एक होता है राष्ट्रीय वायु परिवहन, एक घरेलू राष्ट्रीय हो, या इसको हम लोग घरेलू बोलते, ज़्यादातर एक शब्द आता है घरेलू। तो घरेलू परिवहन बोलो या अंतर्राष्ट्रीय परिवहन बोलो, ये दोनों चीज़ हो जाती है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन हो या घरेलू परिवहन हो, ये दोनों वायु परिवहन से भी संभव है। क्योंकि अगर आप पटना में हो और आपको पटना से लखनऊ जाना है तो फ्लाइट से जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको विदेश जाना हो तो आप पटना से दिल्ली, दिल्ली से या मुंबई जाओगे, या दिल्ली से सीधा किसी भी देश जा सकते हो। तो देश से बाहर की जो लाइन होती है वो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं, और देश के अंदर की जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग घरेलू एयरलाइंस, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डोमेस्टिक एयरलाइंस। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। ये तो पूरा आपको वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। इसको वैसे ही बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में भी सीधा आपसे इस तरीका का पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला परिवहन स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सड़क परिवहन। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भारत में सड़क मार्ग जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्ग जो है सड़क मार्ग का ही है। और टोटल जो भारत का जितना भी हम लोग यातायात होता है उसका लगभग ऐसा बोलते हैं कि 60 से 70% से भी ज़्यादा अब आजकल हो चुका है। तो 60-70% तो अकेला ही ये ले जाता है, कौन? सड़क परिवहन। सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर यातायात होता है। तो सड़क परिवहन का मुख्य साधन है। सड़क एक परिवहन का सबसे मुख्य साधन है, और सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। वो भाग भी मैं यहाँ लिख दूंगा, आगे मैं समझाने वाला हूँ उसको। जैसे सबसे ज़्यादा क्षमता वाले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर होते हैं दूसरा राज्य राजमार्ग, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। और तीसरा होता है जिला राजमार्ग। तो ये हो गया आपको। सड़कों को उनकी उपयोगिता और क्षमता के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला राजमार्ग में इसको बांट दिया है। अनेक सड़कें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के नाम से जानी जाती हैं। अब ये अनेक सड़कें कौन सी है मैं आपको बताना चाहूँगा। ये भारत की सबसे अच्छी योजना है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा ये शुरू की गई थी, और लगभग 2009 और 10 के आसपास आते आते ये पूरी हो चुकी थी। ये भारत में काफ़ी लंबी, लगभग 5,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का एक 6 लेन वाली परियोजना है। तो परियोजना क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपने भारत के 4 बड़े बड़े महानगरों के नाम तो सुने होंगे। एक का नाम है दिल्ली, एक का नाम है बम्बई, एक का नाम है चेन्नई, और एक का नाम है कलकत्ता। ये आपका हो गया दिल्ली, ये आपका हो गया मुंबई। ये चारों महानगर की बात कर रहा हूँ मैं, मुंबई। और ये आपका हो गया कलकत्ता, और ये आपका हो गया चेन्नई। ये 4 महानगर हैं। इन चारों महानगरों को रोड के माध्यम से जोड़ने की योजना को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। देखना, चतुर्भुज बनेगा यहाँ पर। इसको यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, और इसको यहाँ से जोड़ दिया, तो ये एक बन जाता है चतुर्भुज। इसी का नाम रख दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज। और इसमें 6 लेन
से जोड़ा गया है, एक लेन नहीं जबकि 6 लेन रोड है, ये काफ़ी चौड़ा है और द्रुतगामी परिवहन के लिए। तो ये 1999 में स्टार्ट की गई थी। इसका नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज नाम है इसका, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से इसको जानते हैं। और भारत की सबसे द्रुतगामी ये सड़क परिवहन व्यवस्था कही जाती है। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को, देखो चारों शहर के नाम यहाँ पर लिखे हुए आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाला यह मार्ग देश में द्रुत गति से सामान को ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये भारत के जितने भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ है, जितने भी क्या 4 ही हैं बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन चारों को 6 लाइन रोड से जोड़ने का प्रावधान है और इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। बात समझ में आ गई आपको? तो ये सुविधा है हमारे लिए काफ़ी अच्छी। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस सरकार का ये था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी योजना थी, काफ़ी अच्छी योजना थी। और बाद में इसी योजना को पूर्ण किया था। बाद में जो उनके बाद की जो सरकार आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार, उन्होंने भी काफ़ी इसमें मदद करते हुए पूरा इसको कंप्लीट किया था। इसके अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की सड़क और जबकि दूसरी सड़क असम से सिलचर पश्चिम को पोरबंदर को जोड़ती। एक्चुअल में ये क्या है मैं आपको बता दूँ। मेरे पास एक फ़ोटो, एक डायग्राम है जिसके द्वारा हम लोग इसको सीख सकते हैं। देखिए आप ये फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये फ़ोटो देख पा रहे हैं। इसमें हम लोग 2 चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। एक तो आपका हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज जो अभी हमने समझा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमने समझा अभी, तो आप ये तो समझ पा रहे होंगे स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या। देखिए ये आपका रहा मुंबई, ये आपका रहा दिल्ली, ये आपका रहा कलकत्ता और ये आपका रहा चेन्नई। तो ये जो लाल रंग की रेखा आपको दिख रही है, ये लाल रंग की रेखा जो दिख रही है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज को बनाने वाली रेखा। ये रोड ऐसा बनने वाला है, बन गया, बन चुका है, ये रोड ऐसा बना हुआ है। ये आपको लाल रंग का जो दिख रहा है, ये सब क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज ही तो है ये तो हम समझ चुके हैं। क्योंकि ये दिल्ली को, ये दिल्ली आपका हो गया, ये कलकत्ता आपका हो गया, ये चेन्नई आपका यहाँ पर हो गया और आपका मुंबई, इन चारों को जोड़ता है। दूसरी जो योजना इसमें है उसको बोलते हैं हम लोग उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा। ये उत्तर दक्षिण गलियारा क्या होता है? ये जोड़ता है आपके श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी। तो भारत का जो श्रीनगर है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक जोड़ता है। तो देखिए जरा आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ दिख रहा आपको श्रीनगर, ये दिख रहा श्रीनगर, ये आपका श्रीनगर रहा। यहाँ से येलो लाइन गुजरती हुई जाती है और आखिरी तक कहाँ पहुँच जाती है? यह रहा आपका कन्याकुमारी। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिख रहा है, ये आपका मिलेगा, इसका नाम क्या रखा गया? उत्तर दक्षिण गलियारा। जबकि जो तीसरा हमारा रोड परियोजना है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज के साथ पूरा आता है। ये तीसरी जो हमारी परियोजना है उसका नाम है पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिखाई दे। पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा का मतलब क्या होता है? ये जोड़ता है आपको असम से, असम तक जोड़ता है। तो असम का एक जगह है जिसका नाम है सिलचर। असम के सिलचर से जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है गुजरात के पोरबंदर तक। तो गुजरात राज्य सबने सुना है, पोरबंदर का नाम भी सबने सुना होगा क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ था उधर, पोरबंदर। तो ये पोरबंदर यहाँ गया। देखो पोरबंदर से यहाँ से ये नीली लाइन जा रही है, ये जाते हुए जाती है और ये कहाँ मिल जाती है? सिलचर में मिल जाती है, असम का सिलचर में। तो पोरबंदर से असम के सिलचर तक मिलती हैं और दोनों के दोनों यानी ये पूर्व पश्चिम गलियारा और दक्षिण पश्चिम और पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी ये येलो लाइन और ये ब्लू लाइन दोनों एक दूसरे को यहाँ काटती हैं। और जहाँ काटती है, एक बार वह भी पूछा गया था कहाँ काटती है, तो वो जगह उत्तर प्रदेश में दोस्तों, उसका नाम है झांसी। और काफ़ी फेमस जगह भी है झांसी की रानी। तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा को कहाँ काटते हैं? एक दूसरे को ऐसे काटते हैं। तो कहाँ काटते हैं? ये झांसी में काटते हैं। तो तीनों चीज़ ध्यान रखना आप, इस मैप से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब मैं वापस से वहाँ आता हूँ जहाँ से मैं इसको पढ़ा रहा था। स्वर्णिम चतुर्भुज तो क्लियर हो गया था आपको, ठीक है।
अब बात आती है स्वर्णिम चतुर्भुज के अलावा, ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ें कौन सी पढ़ रहे थे। और उत्तर से दक्षिण की सड़क श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है, जबकि दूसरी सड़क असम के सिलचर से, इसको मिटा देता हूँ मैं क्लियर, जबकि दूसरी सड़क असम के सिलचर से पश्चिम के पोरबंदर तक जोड़ती है, गुजरात के पोरबंदर तक जोड़ती है, जो ऐसा है बिल्कुल, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये क्रॉस तो ये हो गया, और इनके चारों तरफ ऐसा एक स्वर्णिम चतुर्भुज बना दिया। कितना अच्छा रोड परिवहन है हमारा। इस सड़क का निर्माण और देखरेख भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण करता है। तो निर्माण जो है इन सड़कों का, इन जो सड़कें बनाई गई है, जो चारों सड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा की बात कर रहा हूँ। इनकी देखरेख नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, NHAI करता है। तो निर्माण भी वही करता है और देखरेख भी वही करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्ग NH क्या होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है। नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्र लिखा, जहाँ पर राष्ट्र लिखा हुआ है इसका मतलब वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वही उसको बनाती है। पहली प्रकार की सड़कें, सड़कों में जो पहली प्रकार की सड़क है उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। मैंने अभी आपको बताया था कि सड़कों को क्षमता के हिसाब से जो है अलग अलग भागों में बांटा गया, 3 भाग मैंने बताए थे। मैं आपको बता दूं कि भारत के टोटल सड़क का 2% सड़क जो है, टोटल जितनी भी सड़क है उसका 2% हमारे पास में क्या है, नेशनल हाईवे है। लगभग 1,03 किलोमीटर। अभी जो आंकड़ा नया है वो तो काफ़ी आगे निकल चुका है। मैं बता रहा हूँ आपको 1,03,000 किलोमीटर आंकड़ा जो है अभी फिलहाल, तो इतना मान के चलो इसको, ये इतना हो चुका है। तो इतनी सड़कें हैं जो टोटल कुल परिवहन का 2% है, क्योंकि भारत में टोटल सड़कों की लंबाई लगभग 50 लाख किलोमीटर हो चुकी है, और 50 लाख का 1 लाख मतलब 2% ही होता है। तो पूरी देश की सड़कों का 2% है ये, लेकिन यातायात का तो लगभग 80% वहन कर लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यातायात यहाँ पे होता है। इस राजमार्ग की देखरेख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है, जिसको हम लोग PWD कहते हैं। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है, जिसे CPWD के नाम से जानते हैं। ये इसका देखरेख करता है। ध्यान रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखरेख नहीं करता, वो तो निर्माण करता है, देखरेख इसका काम है। दिल्ली से कलकत्ता तक जोड़ने का वाला एक राजमार्ग संख्या नंबर 2 नाम से प्रचलित है, और इसे ग्रैंड ट्रंक रोड या शेर शाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। जो रोड मार्ग जो है, जो सड़क मार्ग दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। हालांकि मैं वास्तविकता बताऊं आपको, नेशनल हाईवे नंबर 2 और नेशनल हाईवे नंबर 1 दोनों को मिला के कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। वास्तव में उन दोनों को मिला के कहा जाता है। अब ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है, ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। तो ये शेर शाह सूरी कौन है? शेर शाह सूरी वो है जिसने बाबर के पुत्र हुमायूं को हराकर देश में मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया था और सूरी साम्राज्य लेकर के आया था। लेकिन बाद में अकबर और उसके देखरेख वाले जो थे, उन्होंने उसको वापस हरा करके वहाँ से निकाल दिया था, ताकि वापस से देश में मुगल सत्ता स्थापित हो सके। बीच में ये शेर शाह सूरी आया था। शेर शाह सूरी ने वो रोड बनवाया था। मतलब ऐसा जो डामर वाला रोड होता वो नहीं, मतलब एक मार्ग बनवाया था, बहुत पुराना मार्ग एक्चुअल में वो। और बाद में अंग्रेजों ने उस मार्ग को थोड़ा सा पक्का करवा दिया था और उसे नाम दिया था ग्रैंड ट्रक रोड। वास्तव में अंग्रेजों के टाइम पे ये ग्रैंड ट्रक रोड बहुत पुराना और काफ़ी लंबा था। उस समय भारत का सबसे लंबा रोड माना जाता था, और ये जाता था कलकत्ता से शुरू होता था और पाकिस्तान के पेशावर तक जाता था। तो कलकत्ता से पेशावर तक जा रहा था, लेकिन जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास पूरा तो नहीं मिलेगा, तो हमें आजकल वो मिलता है अमृतसर तक। तो कलकत्ता से अमृतसर तक पहुंच जाओगे तो आपको ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता में जो लिखा होता है, जो किताबों में लिखा उसके अनुसार देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 जो दिल्ली से कलकत्ता है, उसको ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं। इन राजमार्गों को सुविधा और रूट के हिसाब से संख्या आवंटित की जाती है। इन राजमार्गों को जो है जो संख्या मिलती है NH1 NH2 वो एक इनकी सुविधा और रूट के हिसाब से मिलती है। कई बार सरकार चेंज भी कर देती है। पुराने समय में अलग व्यवस्था थी, अब 2010 के बाद से नाम में थोड़ा बदलाव किया गया, अलग तरीके से नाम दिए गए। अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो ओड नंबर, इवन नंबर, ऐसा कुछ। कोई पूरब से पश्चिम की ओर जाता है या ऐसा हॉरिजॉन्टल होता तो उसके नाम अलग रखे जाते थे। ऐसा कुछ सरकार ने नियम बनाए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बनाती है इसको। तो वो जानने की ज़रूरत नहीं कि कैसे नाम दिए जाते हैं, लेकिन फिर ये जानने की ज़रूरत है कि भाई ग्रैंड ट्रक रोड कौन सा है और ये जो NH रोड है, नेशनल हाईवे है, ये बनाता कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और जो पेट्रोल जो होता है ना दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार जो
सरचार्ज लगाती है, एक टैक्स लगाती है पेट्रोलियम पर। जो भी टैक्स पेट्रोलियम पर सरचार्ज के नाम से लगाया जाएगा वो सारा का सारा पैसा सड़क, नेशनल हाईवे के लिए जाएगा, वो सड़क परिवहन में यूज होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। मैं आपको बना के बता दूं कि कहां से कहां तक फैला हुआ है। पूरा मैप नहीं बनाऊंगा मैं केवल प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर आपका बनता है बनारस। बनारस का नाम सबने सुना होगा। बनारस से शुरू होता है रोड और दक्षिण के कन्याकुमारी तक जाता है। तो बनारस से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला ये रोड है जिसका नाम है नेशनल हाईवे 7। ये आपका जाता है, इसका नाम क्या है, NH7। और इसकी लंबाई कितनी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा लंबाई इसकी है 2369 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। लेकिन दोस्तों ये किताब का आंकड़ा है, इसलिए किताब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब ये मत समझिए कि हमने तो अभी दूसरा पढ़ा था। किताब में तो आपको यही पढ़ना है, बुक में यही लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि कुछ बदलाव हुए हैं और 2017 में नया चेंजेस आया था। 2017 के बाद से थोड़ा चेंजेस ये आया है कि अब भारत का सबसे लंबा जो रोड है वो यहाँ से आता है जम्मू कश्मीर से, J&K से आ रहा है और उसका नाम है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं, उसका नाम है NH44। NH44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो अपनी कक्षा 8वीं की बिहार बोर्ड की और अगर आपकी किताब में NH7 ही लिखा हुआ है, नया बदलाव होके नहीं आया है, तो यकीन मानिए आपको NH7 लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको उत्तर आपकी किताब के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन वास्तव में आज भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा हो गया, NH44, जो NH7 से काफ़ी लंबा है। तो ये चीज़ तो आप ध्यान रख लेना, ये हो गया। बाकी दूसरी बात, जबकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH17 है जो पुडुचेरी में है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पर भी बदलाव हो चुका है दोस्तों, अब नया आ चुका है। NH47 जो है वो केरला में और छोटा है, 6 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं इससे भी छोटा मिल जाएगा आपको। तो लेकिन आपको मैं फिर बार बार वही बोल रहा हूँ कि आपको वही डेटा याद करना है जो आपकी किताब में है। तो NH17 अभी आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास नई अपडेटेड किताब आ जाती है, अगर सरकार आपको नई किताबें देती हैं, उसमें अगर नए रोड का नाम आ जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर आप बदलाव कर सकते हैं। कुछ रोड के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग वाला रोड, जैसे पटना के आसपास से रोड गुजर रहा है, कोई नेशनल हाईवे गुजर रहा है, तो जब भी नेशनल हाईवे गुजरेगा तो आप कैसे पता करोगे कि नेशनल हाईवे है, कि ये राज्य राजमार्ग है, कि ये जिला रोड है। तो पहचानने का तरीका है दोस्तों कलर। आप रंग से पहचान सकते हैं कि कौन सा रोड कहाँ का है। अगर आपने अच्छा एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी, ऐसा पत्थर सबने देखा होगा, ये पत्थर हर रोड के किनारे कुछ 1-1 किलोमीटर पे या बीच बीच में भी लगे होते हैं, जिस पर लिखा होता है कि इतना किलोमीटर दूर इतना। इसको बोलते हैं हम लोग माइलस्टोन। ये पत्थर जो आपको दिखाई देते हैं, इस पत्थर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये दिख रहा है, ये टोपी वाला हिस्सा ही है, ये हिस्सा जो है ये अलग रंग का होता है। अगर इसका कलर पीला है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दर्शाया है, अगर इसका कलर पीला है दोस्तों, तो यकीन मानिए ये नेशनल हाईवे है। अगर उस पत्थर के ऊपर का हिस्सा पीले रंग से रखा हुआ है तो वो नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन अगर आपको जो पत्थर दिखाई दे रहा है उसका रंग जो है हरा है, तो यह यकीन मानिए वो बिहार सरकार ने बनाया है, वो राज्य राजमार्ग है। और उसके अलावा अगर काले रंग का दिखाई दे पत्थर के ऊपर का हिस्सा, तो वो जिला रोड के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट रोड के अंतर्गत आता है। हालांकि वो राज्य सरकार के अंदर ही बढ़ता है, लेकिन वो छोटा पतला होता है, इतना मजबूत नहीं होता जितना राजमार्ग होते हैं। तो छोटा होता है और लंबा भी नहीं होगा, लेकिन जिला मार्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपको एक और रोड दिख जाए, आपको होता है ना भारत के गाँव में भी आजकल रोड पहुँच चुके हैं, तो अगर आपको लाल रंग दिख जाए उस पत्थर के ऊपर, या कई बार लिखा होता है ऑरेंज, लाल कई जगह ऑरेंज भी मिल जाता है, लाल या ऑरेंज कलर अगर आपको पुता हुआ दिख जाए उसके टॉप सिरे पर, तो ये मान के चलिए कि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़क है, वो ग्रामीण सड़क है। तो ग्रामीण सड़क में पत्थरों का जो रंग है वो लाल कर दिया जाता है। वैसे बहुत कम ऐसे सड़क होंगे जहाँ पर ये नॉर्म्स लिखे जाते हैं, बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन जहाँ देखने को मिलेंगे वहाँ आपको लाल रंग जरूर देखने को मिलेगा। ये कलर जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीला कलर है तो राष्ट्रीय राजमार्ग का है, अगर हरा कलर है तो राज्य राजमार्ग का है, अगर काला कलर है तो जिला राजमार्ग का है, और अगर ये लाल रंग का या ऑरेंज रंग पुता हुआ है उस पत्थर के ऊपर तो ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आता है।
ये हम लोग कर चुके हैं, इसमें सारे के सारे रोड हम बना चुके हैं। तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो जाता है वो NH 44 ही है, वो जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, किताब की बातों को ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन के अंतर्गत दूसरी सड़क जो है उसे राज्य मार्ग कहते हैं, राज्य राजमार्ग कहते हैं, और जो जिला मुख्यालयों को राज्यों की राजधानी से जोड़ती हैं। अगर आपसे पूछे कि नेशनल हाईवे किसे कहते हैं, तो जो दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क हो, दो राज्यों की राजधानियों तक जोड़ देती हैं, उन सड़कों को हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं, जो दो राज्यों तक जाती है, एक राज्य से क्रॉस करके दूसरे राज्य में। और ऐसी सड़क जो किसी जिला को किसी राजधानी तक लेके जाती है, जहाँ जिले से राजधानी तक जोड़ती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं राज्य राजमार्ग। सड़कों की देखरेख राज्य लोक निर्माण विभाग करता है। ये जो राज्य राजमार्ग होते हैं, स्टेट हाईवे के नाम से इनको जानते हैं, SH के नाम से जानते हैं। स्टेट हाईवे की देखरेख PWD करता है। कौन सा PWD? राज्य का लोक निर्माण विभाग करता है। तीसरी प्रकार की सड़कें जिला मार्ग कहलाती है, जो जिले से उनके प्रखंडों को जोड़ती है। मतलब जो जिले से उनके प्रखंड, मतलब प्रखंड का मतलब होता है ये तहसील लेवल पर जो विकास खंड होते हैं उनको बोलते हैं। तो तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क जो होती है वो जिला मार्ग कहलाती है। और इन सड़कों की देखरेख जिला परिषद करती है। ध्यान रखना, कौन करती है? जिला परिषद करती है। जबकि राज्य मार्ग की देखरेख कौन करता है? राज्य लोक निर्माण विभाग करता है। ये दोनों चीजें क्लियर कर लेना आप, देखरेख वाला अलग है और नेशनल हाईवे की देखरेख वहां पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। जबकि स्वर्णिम चतुर्भुज की देखरेख के लिए मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। चौथी सड़क गांव से प्रखंड तथा जिला मुख्यालय को जोड़ती है। चौथी जो सड़क होती है जो गांव से तहसीलों को जोड़ती है, गांव से जिलों तक जोड़ती हैं, और उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। तो सारी की सारी सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी प्रोत्साहन मिला भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देश के सीमांत क्षेत्रों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कें जिसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया जाता है। ऐसी सड़कें जो भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश या भारत चाइना या भारत म्यांमार, कोई भी देश हो, इन दो देशों के आस जो बाउंड्री, हमारी जो सीमा रेखा है, इंटरनेशनल बाउंड्री, उसके पास में अगर कोई भी सड़क गुजर रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग सीमावर्ती सड़क। और उस सड़क को बनाने का जिम्मा होता है BRO का। BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाती है और जिसे सीमा सड़क संगठन बनाता है, हिंदी में से कहते हैं। तो जितनी भी सीमावर्ती सड़कें होती हैं उनको बनाया जाता है। गंगटोक से नाथुला दर्रा, गैंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है और नाथुला दर्रा वो दर्रा है जहां से चाइना जाया जाता है। आपको पता है चाइना में कैलाश मानसरोवर जो हिंदुओं का एक अच्छा तीर्थ स्थान है, कैलाश मानसरोवर जहां भगवान शिव का स्थल है, वहां जाना हो आपको तो आप गैंगटोक से नाथुला दर्रा होते हुए चाइना जाओगे। लेकिन गैंगटोक से नाथुला दर्रा का जो रोड है उस रोड का निर्माण भी किसने किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने किया है, जो सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करता है। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा दोस्तों? स्वास्तिक नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट को, ये ध्यान रखना आप, इसको स्वास्तिक नाम दिया गया। दोस्तों ये ध्यान रखिए, आजकल वर्तमान में अभी 2019 से तो चल रहा है, ये चालू क्या हो चुका है आपको पता होना चाहिए कि अब आप कार ले जाते हो किसी टोल टैक्स के यहाँ से तो आपके सामने एक कैशलेस व्यवस्था होती है और उसको हम लोग बोलते हैं फास्टैग कार्ड। आपकी गाड़ी में अगर फास्टैग है तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे कट जाएंगे और आपको बार बार कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फास्टैग सुविधा आजकल आ चुकी है, तो इसका बिल्कुल लाभ उठाए। अगर आप फास्टैग का यूज़ नहीं करते हो, डायरेक्ट कैश का यूज़ करते हो, तो आपका दुगना पैसा लग सकता है। तो पैसे बचाने की बहुत अच्छी एक तकनीक है। तो दोस्तों बिहार बोर्ड के लिए अगर आपको हमारे सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प। और वो दूसरा विकल्प क्या है? वो दूसरा विकल्प है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे समस्या हो रही है तो आप वेबसाइट पे जाइए। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसे आप इस पर जाएंगे आपको कई सारी सुविधा मिल सकती है, आपको बहुत सारे कोर्सेज पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन चूंकि आप बिहार बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के स्टूडेंट है तो आप सीधा अपने बिहार बोर्ड पर पहुंच जाइए। देखिए 5वें नंबर पर बिहार बोर्ड लिखा हुआ है। जैसे आप बिहार बोर्ड पे जाएंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लास का, आप अपनी क्लास सिलेक्ट कर लो, क्लास 8। क्लास 8 को सिलेक्ट करने के बाद आप सीधे पहुंच जाओ अपने शिक्षक के पास जो आपको आपके सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जैसे गणित, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल। तो भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया। तो ये वॉच नाउ पर क्लिक किया, जैसे आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया वैसे आप पहुंच जाओगे सीधा यहाँ पर कि यहाँ लिखा हुआ है वॉच ऑल वीडियोस। यहाँ पर परिचय
और इकाई 1, इकाई 2 सारी इकाई यहाँ पर अपडेटेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। जैसे आप इस लेक्चर पर क्लिक करते हो वैसे ही आपका वीडियो हो जाएगा शुरू और आप आसानी से अपना वीडियो देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, अपने दोस्तों को बता सकते हो। दोस्तों क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।